प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। यद्यपि इसकी खोज हड़प्पा नगर के बाद हुई थी, तो भी यह शहर अपनी विशेषताओं के कारण बहुत ही प्रसिद्ध था। इसमें एक नियोजित शहरी केंद्र था। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। इसे दो भागों में बांटा गया था, ऊपरी स्तर और निचला स्तर। पुरातत्वविदों ने क्रमशः दुर्ग और निचले शहर का नाम दिया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ भी संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाई गई थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, तो इसके निचले शहर से अलग करती थी। निचला शहर में कई भवनों को भी ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, जो नींव का कार्य करते थे। एक अनुमान के अनुसार यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा, तो केवल भवनों के आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अथवा बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ती होगी। आगे नियोजित जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी। नगर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था का समुचित होना बहुत अनिवार्य है। इस दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता की शहरों की जल निकास प्रणाली अपने आप में संपूर्ण थी। शहर के प्रत्येक आवास को गली की नलियों से जोड़ा गया था और नलियों को गली की नालियों में गिराते थे और उसके बाद गंदे पानी को शहर से बाहर निकाल देते थे। आवास अथवा गृह स्थापत्य। पहले बच्चों, मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवनों का विस्तार था। इसमें कई आवासों के मध्य में एक आंगन था, जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। आंगन खाना पकाने और कताई जैसी गतिविधियों के लिए काम आता था। इस उद्देश्य से भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं रखी जाती थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से घर के आंतरिक भाग तथा आंगन को नहीं देखा जा सकता था। आगे दुर्ग, माल गोदाम और विशाल स्नानागार। दुर्ग भी एक ऐसी संरचना थी जिनका प्रयोग समुचित विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। विशाल स्नानागार दूसरी संरचना विशाल स्नानागार था। विशाल स्नानागार दुर्ग के आंगन में एक आयताकार जलाशय चारों ओर से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके ऊपरी तथा दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी हुई थी। एक गलियारे के दोनों ओर 4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने एक नाले से मिलती थी। विशाल स्नानागार का प्रयोग किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। आगे क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा निवासियों द्वारा शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। कच्चे मालों की जरूरत पड़ती थी, जिनकी सूची इस प्रकार है। ये 15 प्रकार के कच्चे पदार्थ थे। शंख, तांबा, सोना, कांसा, मिट्टी, अस्थिया, फ्यांस, शेलखड़ी, ये इत्यादि 15 प्रकार के कच्चे माल थे। कच्चे माल प्राप्त करने के तरीके जो हैं, मिट्टी, साधारण लकड़ी जैसे कुछ माल स्थानीय रूप से उपलब्ध थे, परंतु पत्थर, बढ़िया लकड़ी तथा धातु जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगवाने पड़ते थे। आगे बस्तियाँ स्थापित करना। बस्तियाँ कच्चे माल के आसपास ही स्थापित होती थी। अभियान भेजना। कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए शासक बाहर के क्षेत्रों में अपने अभियान भी भेजते थे और कुछ सामान बाहर से मंगवाते थे, कुछ यहाँ से बेचते थे। तांबे की वस्तुओं की विशाल संपदा होती थी। इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को भी तांबा बेचते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का निर्माण करते हैं। खोजों का वर्गीकरण। सबसे पहले तो पुरावस्तु की उपयोगिता को समझना। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को प्राय आधुनिक समय प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता के आधार पर ही समझा जाता है। मन के चकिया, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। आगे है प्रत्यक्ष साक्ष्य। संदर्भ की रूपरेखाएं विकसित करना। पुरातत्वविद व्याख्या की समस्या का समाधान। ये इस प्रकार से पुरातत्वविद को कुछ
समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इनमें संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण इस प्रकार है। कुछ मोड़ों पर अनुष्ठान के दृश्य बने हुए, इसके परीक्षण से धार्मिक आस्था और प्रथा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया गया है। कुछ नमूने मोहरे जिन पर पेड़ पौधों की चित्र है। कुछ मोड़ों पर एक आकृति को पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बिठा दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त भी पत्थर की शंकुआकार वस्तु को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हड़प्पा सभ्यता धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए कि आरंभिक तथा बाधिक धार्मिक परंपराओं में समानताएं पाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते था तो वर्तमान से अतीत की ओर। उदाहरण के लिए आद्य शिव की मोहरों को ही लीजिए। सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित है। यह नाम बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयोग किया गया है, परंतु शिव के विपरीत ऋग्वेद में रुद्र का वर्णन न तो पशुपति और न ही एक योगी के रूप में किया गया है। दूसरे शब्दों में चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य हैं। शासक प्रत्येक योजना का निर्माण करते थे। इनमें नगर योजना भी एक महत्वपूर्ण उच्च कोटि का कार्य था। इसमें नगर जो थे योजना के अनुसार बसाए जाते थे। गलियाँ चौड़ी होती थी जो एक दूसरे के समकोण पर काटते थे एक दूसरे को। लोग पक्की ईंटों के मकानों में रहते थे। शासक वर्ग के लोग मकान नगर के दुर्गों पर थे, जबकि साधारण लोग नीचे की भूमि पर रहते थे। आगे विभिन्न शिल्प। हड़प्पा संस्कृति में कई प्रकार के शिल्प प्रचलित थे जो समुद्र राज्य द्वारा व्यवस्थित होते। तांबे में टीन मिलाकर धातु शिल्प के द्वारा कांसा भी बनाया जाता था। मृतिन कच्चे माल के समीप बस्तियाँ। स्थानीय लोग कच्चे माल के समीप अपनी बस्तियाँ बसाते थे। आगे देश के विभिन्न भागों में अभियान भेजना। शासक देश के विभिन्न भागों से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अभियान भेजते रहते थे। उदाहरण के लिए राजस्थान की खेतरी अंचल में तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत में सोना प्राप्ति के लिए अभियान भेजेंगे। लंबी दूरी के संपर्क। शासक लोग लंबी दूरी के संपर्क भी स्थापित करते थे। इन संपर्कों द्वारा ही मुख्य रूप से तांबा मंगवाया जाता था। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे के लिए हम अगले नेक्स्ट पीरियड में करेंगे।